हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम HTET लेवल 2 एग्जाम दैट मींस टीजीटी के पेपर को डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स का पेपर। पर आप जानते हैं पार्ट 1, 2, 3 ये तो कॉमन होता है सब में। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1। तो देखिए, लेवल 2 होता है आपकी क्लास 6 से क्लास 8 के लिए। इसमें जो पार्ट 1 होता है दैट इज रिलेटेड टू चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि 30 क्वेश्चन इससे रिलेटेड होते हैं। पार्ट 2 के 30 क्वेश्चंस लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं, जिसमें आपके हिंदी के 15 क्वेश्चन और इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट 3 इज रिलेटेड टू जनरल स्टडीज, उसके भी आपके पास 30 क्वेश्चंस हैं और उसमें क्या आ जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 नंबर का, रीजनिंग 10 नंबर की और जीके एंड अवेयरनेस अगेन 10-10 नंबर के इस तरीके से बांटे गए हैं। पार्ट 4 विल बी रिलेटेड टू योर कंसर्न सब्जेक्ट, जैसे कि इस केस में हम देख रहे हैं दैट इज मैथमेटिक्स, यानी 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होगा। यानी 30 का चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, 30 आपका लैंग्वेजेस से रिलेटेड और 30 आपका जनरल स्टडीज से और 60 आपका सब्जेक्ट रिलेटेड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। क्वेश्चंस आपके दोनों भाषाओं में दिए होते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं। कई बार इंग्लिश में पढ़ी हुई चीज हमें अच्छे से समझ नहीं आती, साइड में हिंदी देखकर हम समझ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी। यानी वो क्या कह रहे हैं, अराउजिंग यानी आरंभ करने के लिए, सस्टेनिंग यानी उसे जारी रखने के लिए, और रेगुलेटिंग यानी नियमित रूप से उसे करने के लिए। ऐसी कौन सी चीज है जो हमें किसी भी काम को शुरू करने में हेल्प करती है, और ना सिर्फ शुरू करने में, उसे जारी रखने में और फिर नियमित रूप से हमेशा करते रहने के लिए उत्साहित करती है। तो आपको पता है इंटरेस्ट ये नहीं है, इंटरेस्ट तो एक बार जगा और बस फिर खत्म, जरूरी नहीं है हमेशा के लिए जारी रखने में हेल्प करे। ओपिनियन भी ये नहीं है, एटीट्यूड भी ये नहीं है, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये, यानी मोटिवेशन। तभी तो आजकल इतनी मोटिवेशनल वीडियोस चल रही है। So motivation is the force that drives individual to initiate, sustain and regulate the behavior. Moving on to the next question. Next question is about learning theories. तो देखिए, जो आपका ये चाइल्ड पेडागोजी है इसमें थ्योरीज आ रही है। जैसे पहले वाला क्वेश्चन मोटिवेशन थ्योरी से था, नेक्स्ट इज रिलेटेड टू योर लर्निंग थ्योरीज। Which is not appropriate statement regarding learning? फर्स्ट, लर्निंग इज यूनिवर्सल प्रोसेस, ये तो हम जानते हैं कि ये करेक्ट है कि लर्निंग सब जगह होती है, ये तो है नहीं इंडिया में हो रही है। लर्निंग इज नॉट द चेंज इन बिहेवियर, अगेन एन इजी क्वेश्चन, क्योंकि आप जानते हैं जब भी आप कुछ नया सीखते हैं तो उसे अपनी जिंदगी में तो उतारते ही हैं, तो आपके बिहेवियर में तो चेंजेस आते ही हैं उसकी वजह से, तो ये तो गलत हुआ। लर्निंग हेल्प्स इन एडजस्टमेंट, आप कुछ नया सीखते हैं, मान लीजिए आप दूसरे देश में गए, वहां उनका कल्चर देखा, वहां सीखा, तभी तो आप एडजस्ट कर पाते हैं। लर्निंग इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर, और हाँ, लर्निंग हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। So that means option 2 is the correct option. Next question is related to child development principles. The question is, development of a child starts from the head and move towards the feet. The given statement is related to which theory? तो यहाँ पर आपकी 4 theories दी गई हैं। Principle of development direction, principle of development sequence, principle of continuous development and principle of interrelation. तो इसका आंसर आपका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। हम दिशा बता रहे हैं ना, हेड, चाइल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम हेड, उसका ब्रेन डेवलप होता है पहले, एंड देन मूव टुवर्ड्स द फीट, फिर वो चलना फिरना सीखता है। सो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन फ्रॉम लर्निंग थ्योरीज, द फॉलोइंग हु इज रिलेटेड टू मॉडलिंग कॉन्सेप्ट? सिगमंड फ्रूड, थॉर्नडाइक, एल्बर्ट बंदूरा एंड ग्यूलफोर्ड। सो व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन, एल्बर्ट बंदूरा। एल्बर्ट बंदूरा जी जाने जाते हैं अपनी सोशल लर्निंग थ्योरी के लिए, जहां उन्होंने कहा है कि जो मॉडलिंग का रूल है दैट इज लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। आप किसी को अपना मॉडल मान लेते हैं। ही बिलीव दैट पीपल कैन लर्न न्यू बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। आपने बच्चों को देखा होगा कि वो हमेशा अपने मम्मी पापा या दादा दादी की कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जिस स्टाइल में वो चलते हैं। अगर वो हाथ पीछे करके उनके चलने की आदत है या हाथ फोल्ड करके चलने की आदत है, तो बच्चा भी उसी तरीके से चलने लग जाता है। या अगर वो ज्यादा समय अपनी दादी या नानी के साथ बिताता है और आपने देखा होगा उम्र के साथ घुटनों में दर्द रहता है, तो अगर वो थोड़ा झुक कर चलते हैं तो बच्चा भी शुरू में जब चलना सीखता है तो वो उनकी तरह कॉपी करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करता है और वो उसे मॉडल मान लेता है कि मुझे ऐसा बनना है, तो वो उनकी हर चीज कॉपी करता है। इसीलिए ऐसा बोला भी जाता है कि एक समय आता है जब बच्चे के सामने हमेशा अच्छा बिहेव करना चाहिए, वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम में बहुत
ख्याल रखना होता है, क्योंकि बच्चा हर चीज अपने माइंड में बिठा लेता है. सो ये आपके एल्बर्ट बंडूरा जी ने कहा था कि लोग सीख सकते हैं दूसरों को देखकर भी. नेक्स्ट इज एग्राफिया. ग्राफिया शब्द ही बता रहा है, यहीं से आपको आंसर का हिंट मिल गया होगा कि आगे क्या पूछा गया होगा. अग्राफिया इज दी इन दिस द पेशेंट लूजेस द एबिलिटी टू रीड. In this, the patient does not have the ability to express thoughts in writing. In this, the patient does not have the ability to do simple addition, subtraction. In this, the patient is found to be unable to name the objects. ग्राफिया शब्द आपको क्या बताता है? ग्राफिया शब्द क्या कहता है? जो किससे रिलेटेड है? लिखने से. तो यहाँ पर इसी से हिंट मिल जाना चाहिए था, और जहां भी राइटिंग शब्द आए, you can always take the answer. Next question, question number 6. According to a traditional saying, when the fox could not reach the grapes, despite all its efforts, it said that grapes are sour. This is an example of. देखिए, ये तो कहावत आपने बहुत ही बार सुनी होगी कि लोमड़ी क्या कह रही है? अंगूर खट्टे हैं. आप सब बहुत समझदार हैं, आप जानते हैं उसने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि वो अंगूरों तक पहुंच नहीं पा रही. तो उसने क्या कहा? अंगूरों को ही क्या कह दिया? अरे, अपने आप को हताश नहीं किया कि मैं इस काबिल नहीं कि उस तक कूद सकूं, पर उसने क्या कहा कि अंगूर ही खट्टे हैं. तो यानी वो क्या दिखा रही है? समझदारी, रेशनलाइजेशन. सो यहां पर हम क्या कहेंगे? द करेक्ट आंसर इज सेकंड वन, रेशनलाइजेशन. क्योंकि रेशनलाइजेशन में क्या होता है? ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है, जहां इंसान अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, अपने फेलियर्स को, अपनी शॉर्टकमिंग्स को, बाय प्रोवाइडिंग सम लॉजिकल रीजनिंग, बट दैट इज फॉल्स. दैट रीजन इज ऑलवेज फॉल्स. ये सच बात थोड़ी ना थी कि अंगूर खट्टे थे, खाए नहीं तो पता कैसे कि खट्टे हैं कि मीठे. पर उसने एक फॉल्स रीजनिंग दी, लेकिन वो लॉजिकल है सम सॉर्ट ऑफ. यस, इट कुड बी कि वो खट्टे हो सकते हैं, पर ये थी एक्चुअल में क्या? एक शॉर्टकमिंग थी, एक फेलियर था फॉक्स का, पर उसने इसको फेलियर ना मानते हुए एक लॉजिक के साथ रिलेट कर दिया और कहा कि अंगूर खट्टे हैं. बाकी इसके ऑप्शंस क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, विड्रॉल का मतलब क्या होता है? वापस हट जाना. यानी जब भी कोई इंसान अपनी किसी मुसीबत से बचने के लिए उससे हट के बाहर चला जाए, जैसे अगर कोई स्टूडेंट है, वो फेल हो जाए, तो वो स्कूल या कॉलेज ही छोड़ दे, दैट्स विड्रॉल. वो कोई लॉजिक नहीं देता कि हाँ टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रही थी इसलिए मैं फेल हो गया. ये तो उसका रैशनलाइजेशन हो जाता. लेकिन वो क्या करता है? विड्रॉल, छोड़ रहा है. प्रोजेक्शन में क्या होता है? इसमें अपनी नकारात्मक भावनाएं, दोष या इच्छाएं हम दूसरे लोगों पे डाल देते हैं. जैसे अगर मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं कह दूं तुम्हारी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, मतलब थोप दिया. जैसे सपोज कीजिए किसी के हस्बैंड, अगर मान लीजिए उससे वाइफ वहां पे पहले खाना बना रही थी, हस्बैंड आया, उसने मिल्क का गिलास हाथ में ले रखा था और उससे वो गिर गया. तो हस्बैंड उस पर चिल्ला रहा है, कह रहा है कि तुम्हारे वजह से गिर गया. वो खाना बना रही है, उसकी वजह से कैसे गिर गया? यानी थोपने की आदत, प्रोजेक्ट करने की आदत. लोमड़ी ने ऐसा कुछ तो किया नहीं कि अंगूर की बेल तुम ऊंची थी इसलिए मैं नहीं पहुंच पाई, वरना मैं पहुंच जाती. ऐसा कुछ तो कहा नहीं है ना. सो इट इज नॉट प्रोजेक्शन. रिग्रेशन में क्या होता है? वापस लौटना. इसमें आदमी अपनी मानसिक अवस्था को पहले के कम परिपक्व स्तर पर चला जाता है. जैसे कि यानी वो इमेच्योर बिहेव करता है. जैसे कोई जब हम बहुत ज्यादा, कई व्यक्ति क्या होते हैं, जब वो बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो बच्चों जैसा बिहेव करते हैं, चिड़चिड़ा जाएंगे, फालतू की बनने की कोशिश करेंगे, मतलब बच्चों जैसी हरकतें रहती है, मतलब उनकी मेच्योर बिहेवियर नहीं रहता. सो दैट्स रिग्रेशन. तो इनमें से सबसे सुटेबल आंसर आपका बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है, दैट इज रैशनलाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मास्लो, बेसिक नीड एट द बॉटम लेवल्स इज कंसिडर्ड एज. अब देखिए, फिर से मोटिवेशन थ्योरी से आपका जो है क्वेश्चन आ गया. यानी ज्यादातर क्वेश्चंस आपके मोटिवेशन थ्योरी और लर्निंग थ्योरी से हैं. तो आपने मास्लो थ्योरी अगर कभी पढ़ी हो तो वो एक हायरार्किकल थ्योरी है. सबसे बॉटम में आपका क्या आता है? फिजियोलॉजिकल नीड्स. यानी वो कह रहे हैं कि इंसान के पास अगर रोटी कपड़ा मकान ही नहीं है, बेसिक नेसेसिटी नहीं है, फिजिकल इच्छाओं को ही पूरा नहीं कर पा रहा, खाना नहीं है खाने को, रेस्ट करने को जगह नहीं है, तो वो और किसी चीज के बारे में नहीं सोचने वाला कि भाई मेरा घर सिक्योर है कि नहीं. अगर उसको एक झोपड़ी भी मिलेगी, आसपास सिक्योरिटी नहीं है, तो भी वो उसके अंदर रहेगा. सो आफ्टर दैट कम्स द सेफ्टी नीड्स, और यू कैन से योर सिक्योरिटी नीड्स. और फिर जब वो अब सोचने लगता है कि अच्छा मैं सिक्योर हूं कि नहीं, फिर वो देखता है कि अच्छा मैं सुरक्षित भी हूं, मेरे पास रहने को घर भी है, फिर कहीं जाके रिश्तेदारी आती है. देन कम्स योर बिलोंगिंगनेस एंड देन कम्स योर एस्टीम नीड्स. फिर आप इज्जतदार बन जाते हैं,
फिर आपको अपनी इज्जत का ख्याल आने लगता है, और फिर उससे भी ऊपर, सबसे ऊपर जो माना जाता है, दैट्स योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो इंसान अपनी जिंदगी का असली मकसद ढूंढने लगता है, उच्च स्तर। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मास्लो, बेसिक नीड एट द बॉटम लेवल, सबसे बॉटम लेवल पे कौन है, फिजियोलॉजिकल नीड। नेक्स्ट इज यू कैन मेक अ स्टूडेंट सिट इन द क्लास बट can't force him to acquire knowledge. This statement is confirmed by which law of learning? Again question from learning theory. नहीं भी पढ़ रखी हो आपने तो भी आप इसका तुक्का आराम से लगा सकते हैं। कैसे? देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि हम स्टूडेंट को बिठाना चाहते हैं क्लास में, और किस लिए बिठाना चाहते हैं, हम स्टूडेंट को क्लास में बिठा रहे हैं, पर उसको जबरदस्ती बिठाएंगे तो वो नॉलेज ले, ऐसा जरूरी नहीं है। यू कैन मेक अ स्टूडेंट टू सिट इन द क्लास बट कांट फोर्स हिम टू एक्वायर नॉलेज। उसे नॉलेज लेने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। तो यानी अगर उससे चाहते हैं कि वो नॉलेज भी ले, तो आपको क्या लगता है उसको क्या होना जरूरी है, खुद से रेडी होना जरूरी है। सो द आंसर टू दिस इज बाय द लॉ ऑफ रेडीनेस। क्यों? क्योंकि लर्निंग सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब होती है, जब लर्नर मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से प्रिपेयर्ड हो उस ज्ञान को हासिल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी तरीके से, मैं किसी को फोर्स करूं, नहीं मेरी वीडियो सुनो, नॉट हेल्पफुल, आप थोड़ी देर में बोर होकर चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको पता है नहीं मुझे सीखना है क्योंकि मुझे कल एग्जाम में या अभी आने वाले समय में एग्जाम में बैठना है, मुझे इसकी जरूरत है, सो यू आर रेडी टू लर्न, इन दैट केस यू विल सिट एंड लिसन टू दिस एंड लर्न। और अगर कहें लॉ ऑफ एक्सरसाइज, उसमें क्या होता है, इसमें द मोर बिहेवियर इज प्रैक्टिस द स्ट्रोंगर एंड मोर ऑटोमेटिक इट इज। यानी ये क्या है, एक्सरसाइज पर बेस्ड है। जितना कहते हैं ना, मैथ्स को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। तो दिस इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ डिसयूज क्या होता है, इफ अ लर्नर बिहेवियर और स्किल इज नॉट प्रैक्टिस्ड और यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वीकन्स एंड मे इवेंचुअली डिसअपियर। आप में से बहुत सारे लोग, स्पेशली फीमेल्स, ऐसी होंगी जो किसी ना किसी कारणवश, जिन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी होगी, या लिंक छूट गया होगा, या फिर पढ़ाई से नहीं तो आपके प्रोफेशन से छूट गया होगा, तो अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार कुछ याद ही नहीं है, पढ़ा तो बहुत कुछ था। सो दैट्स लॉ ऑफ डिसयूज, आपने यूज करना छोड़ा और आप भूल गए। लॉ ऑफ इफेक्ट, दिस लॉ सजेस्ट दैट द बिहेवियर फॉलोड बाय सेटिस्फाइंग और पॉजिटिव आउटकम आर मोर लाइकली टू बी रिपीटेड, while behaviors followed by unpleasant और नेगेटिव आउटकम्स आर लेस लाइकली टू अकर। ये तो है ही, जब कोई चीज हमें अच्छा रिजल्ट देती है हम तो उसको ज्यादा रिपीट करने की कोशिश करते हैं, बजाय कि किसी का अगर अनप्लेजेंट रिजल्ट आता है उसके। जैसे अगर मुझे पता है कि हाँ मेरे को एक्सरसाइज करने से या जिम करने से मुझे अच्छा फील होता है, भाई मेरी बॉडी में भी सुधार आता है, मुझे वैसे भी ठीक लगता है, बॉडी की मूवमेंट बढ़ जाती है, तो मुझे पता है कि हाँ जिम करने से मुझ में कुछ बेहतर होता है, तो मैं उसे रिपीट करना चाहूंगी। सो दैट इज लॉ ऑफ इफेक्ट। मेरे ऊपर उस चीज का इफेक्ट अच्छा था तो मैं उसे रिपीट कर रही हूँ। अगर मेरे लिए वो अनप्लेजेंट रहा होता कि मुझे चोट लग गई होती या मुझे जिम करते टाइम दर्द होता, तो मैं उसे रिपीट नहीं करूंगी। सो इसका आंसर है लॉ ऑफ रेडीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफॉर्मेटरी स्कूल इज। अगेन देखो क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। रिफॉर्मेटरी, जिसको इंग्लिश में समझ नहीं भी आया होता, वैसे आजकल ऐसे लोग बचे नहीं हुए, लेकिन अगर फिर भी, तो देखिए यहीं आपको पता चल जाएगा। सुधार विद्यालय, आपने न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा होगा, सुधार गृह किसको कहते हैं, छोटे बच्चों की जेल को। तो वहीं से आपको इसका आंसर मिल जाना चाहिए। The concept of reformatory school is for mental retarded children, for gifted children, for juvenile, देखो delinquent children, for normal children। देखो यहाँ पर अब क्या होता है, जुवेनाइल तो सबको पता मिल जाएगा, लेकिन डेलिंक्वेंट हो सकता है बच्चों को ना पता हो, तो ऐसे केस में हिंदी में को रेफर कर सकते हैं विशेष अपराधी बालक। दैट मीन्स जिन्होंने कोई अपराध किया हो पर बालक है, जुवेनाइल है। तो आपको समझ आ ही रहा है सुधार गृह की किसको जरूरत है, जो बिगड़े हुए बच्चे हैं, ना कि जो मेंटली रिटार्डेड है, ना कि जो स्पेशल किड्स हैं, ना जो सामान्य बालक है, उन सबको इनकी जरूरत नहीं है। सुधार गृह की जरूरत किसको है, अपराधी बालक को। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Tolman's theory is related to, it is related to topology, क्योंकि टॉलमैन का सिद्धांत क्या कहता है कि व्यक्ति या जानवर अपने परिवेश का मानसिक नक्शा यानी कॉग्निटिव मैप बनाते हैं। ये मानसिक नक्शे उनके पर्यावरण में विभिन्न स्थानों और उनके बीच संबंधों की समझ को दर्शाते हैं। टॉलमैन का कहना था कि सीखना केवल उत्तेजना प्रतिक्रिया यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स से नहीं, बल्कि पर्यावरण की समझ से भी होता है, जो मेंटल मैप्स के रूप में संचारित होता है। इसीलिए इसका आंसर क्या है, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी टॉलमैन की थ्योरी में बाकी ऑप्शंस रिलेटेड क्यों नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन इज एनर्जी सिस्टम। एनर्जी सिस्टम डील्स विद फिजियोलॉजिकल एनर्जी सिस्टम,
शारीरिक और मानसिक ऊर्जा पर निर्भर करता है। तो टॉलमैन उसके साथ डील नहीं करते, वो तो कह रहे हैं कि इंसान जो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स से नहीं, मेंटल मैप बनाकर भी सीखता है। देन इज योर कैथेक्सिस। कैथेक्सिस फ्रूड के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, जिसमें मानसिक ऊर्जा को किसी वस्तु या विचार से जोड़ने का उल्लेख होता है। यानी वो क्या कह रहे हैं, कैथेक्स रिलेट थिंग्स टू इमोशनल अटैचमेंट and it drives, which is again not central to the Tolman's theory. Then is your fourth option is your development stages. Development stages की बात कौन करता है? जीन पियाजे और एरिक्सन जी। ये टॉलमैन से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in which of the following instinct does not match with the related emotion? Laughter, amusement. अब ये भी आसान क्वेश्चन है। Laughter और amusement, भाई जब कोई हंस रहा होता है तो वो जाहिर सी बात है मनोरंजन से रिलेटेड ही होगा, मतलब उसे मजा आ रहा होगा तभी वो हंस रहा है, तो ये तो मेल खा रहा है। देन इज सेल्फ अबेसमेंट। अब देखो बहुत सारे लोगों को हो सकता है सेल्फ अबेसमेंट का मतलब ना पता हो, पर यहाँ देखिए आत्महीनता मतलब वो खुद के बारे में अच्छा फील नहीं करता, तो जब खुद के बारे में शेमफुल फील करता है, ह्यूमिलिएटेड फील करता है, तो श्रेष्ठता की भावना कैसे आ सकती है, फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी कैसे आ सकती है, बल्कि वो तो कैसा फील करेगा, इंफीरियोरिटी की फीलिंग आएगी ना उसमें, तो दैट मीन्स ये मैच नहीं खा रहा। देन इज ग्रिगेरियसनेस। यहां भी हो सकता है इंसान को ये ना पता हो ग्रिगेरियसनेस क्या होता है, तो सामूहिकता, यानी वो क्या कह रहे हैं कि किसी की ग्रुप में रहने की इच्छा, फिर सोशल कंपेनियनशिप पाने की इच्छा, वो सेटिस्फाई ना हो। It refers to the instinct to seek companionship or social interaction, and when this is not satisfied, it will lead to loneliness. So this is matching कि ग्रिगेरियसनेस है, that will lead to feeling of loneliness. जो ग्रुप में रहना ही नहीं चाहता उसको कैसे लोनलीनेस की फीलिंग आ सकती है, जो अकेले ही खुश है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज रिपल्शन। रिपल्शन किसी चीज से दूर भागना, डिसलाइक करना, किसी को हेट करना, तो उससे घृणा तो होगी ही, अरुचि ही तो घृणा पैदा करती है। बच्चों को दूध पसंद नहीं होता, उसे दूर भागते हैं तभी तो उसे घृणित महसूस करते हैं, तो ये मेल खा रहा है। तो कौन मेल नहीं खा रहा? सेल्फ अबेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज। अब देखिए मैं सारी स्टेजेस के बारे में पहले डिस्कस कर लेती हूँ, फिर आप खुद ही आंसर पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि पियाजे वाले क्वेश्चन जनरली स्टेजेस का आ ही जाता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो पियाजे की थ्योरी बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है। वो उनको समझाने के लिए एक इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है उनका, उन्होंने उसको एक अलग अलग स्टेजेस में बांटा है। सबसे पहली स्टेज उन्होंने क्या कही है, 0 to 2 years, जिसको वो क्या कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। इस स्टेज में बच्चे अपने सेंसेस यानी कि देखना, सुनना, छूना, इस तरीके के जो सेंसेस हैं उन और अपने एक्शंस को, जैसे चलना फिरना सीखते हैं। मैं ये नहीं कह रही पैदा होते ही बच्चा चलना सीखता है, लेकिन इसने देखो स्टेज कैसे बांटे, 0 से 2 years, तो 2 साल तक के आसपास बच्चा चलना सीखने की कोशिश कर जाता है, कई बच्चे तो चलने भी लग जाते हैं। सो चलना, चीजें पकड़ना, ये सब चीजें उनके अंदर आ जाती है। और इसी स्टेज को हम दूसरा नाम भी देते हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस, परमानेंट होना किसी चीज का। देखिए क्या होता है, हम आपने देखा होगा अपने यहाँ लोकल्स में बहुत ये चीज कॉमन है, वो क्या कहते हैं, बच्चे से कुछ छुपाना है तो कहते हैं चीज कोको लेगी, तो दैट कोको इज वेरी मिस्टीरियस फॉर द चाइल्ड, कि पता नहीं कहाँ है, चली गई चीज कहाँ, वो रोने लग जाता है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे वो 2 साल के आसपास का होता है, उसे समझ आने लग जाता है कि चीज यही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो बॉल से खेल रहा था, वो बॉल गिरकर बेड के नीचे चली गई। अगर वो अपने पहले वाले स्टेज में होता तो उसे समझ ही नहीं आता, उसे लगता बॉल गायब और वो इसके लिए रोता। लेकिन अब उसे पता है कि बॉल गिरकर बेड के नीचे गई है, वो यही है। सो ऑब्जेक्ट परमानेंस इज देयर। नेक्स्ट स्टेज इज योर, इट शुड बी 2 to 7, ओके, खैर इसमें सारे ऑप्शंस दे नहीं रखे, हाँ। सो नेक्स्ट इज 2 to 7 years। ये आपकी स्टेज होती है प्री ऑपरेशनल। 2 से 7 साल की स्टेज को आप प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में बच्चे जो है कुछ सिंबल्स जैसे कि इमेजेस वगैरह का यूज करके चीजों को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनका लॉजिक अभी भी लिमिटेड होता है। वो प्रिटेंड करते हैं इस स्टेज में प्ले करना, जैसे कहते हैं ना कि वो अपने डोल को कुछ भी बना देते हैं, मौसी है, ये मम्मा है, ऐसे करके, या फिर कुछ इमेजिनरी गेम्स खेलना स्टार्ट करते हैं। जो पेरेंट्स होंगे वो समझ गए होंगे, जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे आसपास, वो उनको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। जैसे एक 4 साल का बच्चा अपनी टॉय कॉस्टली कार समझ के उसे चलाता रहता है। देन नेक्स्ट वन इज 7 to 11 years। दिस 7 to 11 years इज द थर्ड स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज।
तो इस स्टेज में बच्चे लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो अभी भी सिर्फ कंक्रीट चीजों को यानी रियल लाइफ इवेंट्स को ही लॉजिकली समझना शुरू करते हैं। बच्चे कॉन्वर्सेशंस को समझने लग जाते हैं, जो आपकी बातचीत चल रही होती है उन सब चीजों को वो उन्हें समझ आने लग जाती है। यानी कि जैसे देखिए पहले वाली स्टेज में क्या था, प्री ऑपरेशनल, उसमें क्या था कि अगर मान लीजिए आपको बच्चे को दूध पसंद नहीं है, आपको क्या करना है, आपने पहले जो ग्लास लिया था वो पतला गिलास था, आपने एक चौड़ा गिलास लिया, उसमें वो दूध डाला और उसको कहा कि देखो मैंने कम कर दिया है, उसे पी लेगा, क्योंकि अभी उसका लॉजिक डेवलप नहीं हुआ, उसने देखा कि ये कम हो गया है, क्योंकि चौड़े गिलास में वो दूध जो है कम दिखाई देगा। अब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में उसको ये चीज समझ आने लग जाएगी। अगर आप 2 बराबर ग्लासेस में मिल्क भर करके उसे समझ आएगा कि क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं आया है, ये तो ग्लास की शेप चेंज हुई है इसलिए ऐसा हुआ है। तो अब यानी उसका लॉजिक भी डेवलप हो गया है। ये उसकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। देन 12 से ज्यादा वाली एज को आप क्या कहते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में टीनेजर्स या यूं कह लीजिए यंग अडल्ट एब्स्ट्रैक्ट सोचने लगते हैं। अब वो इमेजिनरी चीजें भी, फिलोसफिकल बातें भी कर सकते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को समझने लगते हैं, चाहे वो चीज रियल में एग्जिस्ट करती हो या नहीं। जैसे अगर अब उसे करियर का पता है कि उसे आगे जाकर क्या करना है, अब वो इमेजिन कर सकता है, अपने एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में सोच सकता है पहले से ही कि अच्छा अगर हम ऐसे ही करते रहे तो क्या रहेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है। सेकेंड ऑप्शन, दैट इज 7 to 11 years इज कंसिडर्ड एज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। Next question. Kohler proved that learning is. So the option for this is the whole situation perception. इसको समझाते हैं अभी क्या है। देखिए कोहलर जी ने क्या कहा था। He was a prominent figure in the field of Gestalt psychology. उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए चिंपांजीज पर, जहां से उन्होंने ये कंक्लूजन्स निकाले दैट लर्निंग इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ ट्रायल एंड एरर, या यूं कह लीजिए स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थ्योरी नहीं है सिर्फ, but rather it is a holistic process. So according to the Kohler, learning process, when an individual perceives the entire situation, the person or individual can make connections between the parts of the situation and that will lead to the problem solving. क्यों ऐसा कह पाए वो, क्योंकि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजीज के साथ, एक केज में रोककर उनको, कि वहां पर बहुत ऊंचाई पर उन्होंने केले बांध दिए और जगह जगह बॉक्सेस रख दिए। उनको ये बताया नहीं, ट्रेन नहीं किया कि आप बॉक्सेस रखकर उन तक पहुंच सकते हैं, और एक स्टिक भी रखी। बट सिचुएशन देखकर पहले तो वैसे ही उछले कूदे, जब वो उस तक नहीं पहुंच पाए तो उन्होंने खुद ही अंदाजा लगा लिया कि इन तक पहुंचने का एक तरीका है, मैं एक बॉक्स रखूं, एक स्टिक लूं और फिर आराम से यहां तक पहुंच जाऊंगा। तो ये सिचुएशन देखकर उन चिंपैंजीज ने ये पता लगाया। सो फ्रॉम दैट आई कैन से दैट द ऑप्शन इज द होल सिचुएशन परसेप्शन, संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करना, उसके बाद चीजें सीखना। सो कोहलर के अकॉर्डिंग लर्निंग ये है। बाकी ऑप्शंस में क्या है, फर्स्ट वन इज बॉन्डिंग ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्सेस, उत्तेजना और प्रतिक्रिया का बंधन। दिस इज मोर अलाइंड विद बिहेवियरिज्म, जो कि किसकी थ्योरी के साथ रिलेटेड है, पावलोव एंड थॉर्नडाइक। अगर आपने कभी लर्निंग की थ्योरीज पढ़ी हो तो उसमें जो कुत्ते वाला एक्सपेरिमेंट बहुत ही फेमस, जिसमें वो कुत्ता सेलिब्रेट करने लगता है बेल की आवाज सुनते ही, तो यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पर जो बेस्ड है, तो ये पावलोव की थ्योरी से ज्यादा रिलेटेड है। नेक्स्ट वन इज परसेप्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिचुएशंस। सिचुएशन से रिलेटेड तो है, लेकिन देखिए ये क्या कह रहे हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिचुएशन, फुल सिचुएशन की बात नहीं कर रहा। कोहलर जी तो क्या कह रहे हैं, फुल सिचुएशन से रिलेटेड है चीजें, तो इसलिए ये कोहलर इस आंसर से रिलेटेड नहीं है। देयर इज ऑटोनोमस रैंडम एक्टिविटी, स्वतंत्र गतिविधि। तो कोहलर ने कोई स्वतंत्र एक्टिविटी नहीं करवाई थी, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कराया था, उन्होंने अनकंट्रोल्ड प्रोसेस नहीं किया था, उन्होंने कंट्रोल्ड सिचुएशन में चीजें दिखाई थी, एक केज में एक एक्सपेरिमेंट किया था। सो अकॉर्डिंग टू हिम प्रॉब्लम सॉल्विंग हैपेंस व्हेन द लर्नर सीज द होल पिक्चर्स, नॉट थ्रू रैंडम ट्रायल एंड एरर। सो आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि इसका आंसर फोर्थ क्यों है। ओके ये तो अभी डिस्कस किया है हमने। कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी इज गिवन बाय, तो देखिए इसका ऑप्शन अभी हमने डिस्कस किया था कि वो कुत्ते वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो किसने किया था, पावलोव ने। कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी इवान पावलोव ने प्रस्तुत की थी। पावलोव ने अपने प्रसिद्ध कुत्तों के प्रयोग में कंडीशनिंग की प्रक्रिया को समझाया, जहां उन्होंने दिखाया था कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस यहाँ पर कौन था, घंटी, और एक अनकंडीशनल स्टिमुलस जैसे कि खाना, इसके साथ जोड़ने से कुत्ते उस आवाज पर भी कंडीशन रिस्पॉन्स करते हैं। कंडीशन रिस्पॉन्स क्या था, सेलिब्रेट करना। यानी हम क्या कह रहे हैं कि अनकंडीशनल
स्टिमुलस आपका क्या था? भोजन, खाना। और आपका कंडीशनल स्टिमुलस क्या था? दैट वाज योर बेल की साउंड। और उसके बाद आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला था? कंडीशनड रिस्पॉन्स। उसकी ट्रेनिंग हो गई थी ना, जैसे ही बेल बजेगी वैसे ही खाना आएगा। तो खाना हो ना हो, बेल बजते ही वो क्या है, राल टपकाने लगता था। तो दैट वाज हिज रिस्पॉन्स। सो दैट इज कंडीशनड रिस्पॉन्स, सेलिवेशन, राल टपकाना। सो पावलोव ने दी थी ये थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बाकी लोग इससे रिलेटेड क्यों नहीं है, थोड़ा बहुत उससे भी उसकी डिस्कशन भी कर लेते हैं। स्किनर स्किनर जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग के साथ जुड़े हुए हैं। उनका ये मानना था कि किसी भी व्यक्ति का व्यवहार उसको मिलने वाले पुरस्कार पर या दंड पर निर्धारित है। इसी को वो क्लासिकल कंडीशनिंग भी बोलते हैं। स्किनर जी जो बॉक्स में चूहे और या फिर पक्षियों पे जो एक्सपेरिमेंट किया करते थे, ये उससे रिलेटेड है। थॉर्नडाइक का नाम भी आपका कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी से रिलेटेड है, लेकिन उनका मेन काम जो है वो लॉ ऑफ इफेक्ट से रिलेटेड है। उनका कहना था कि जो व्यवहार सुखद परिणाम देता है वह भविष्य में दोहराया जा सकता है। इस तरीके की कंडीशनिंग उनकी थी। उसमें कंडीशन रिस्पॉन्स से कोई लेना देना नहीं था। देन इज कोहलर थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया ही था ऊपर कि कोहलर क्या कहते हैं कि वो किस चीज में बिलीव करते हैं? इनसाइट लर्निंग में। इनसाइट लर्निंग में, यानी उनका कहना है कि जानवरों में अचानक बिना किसी अभ्यास के समस्याओं का समाधान आ सकता है, जैसे कि चिंपैंजीज के केस में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेंटल एज ऑफ अ 6-year-old गर्ल इज 7.5. दैट मीन्स 7 years 6 months. हर IQ विल बी। अब IQ का तो आप लोग सब फॉर्मूला जानते ही हैं, नहीं जानते तो वी विल डिस्कस। IQ निकालने का फॉर्मूला होता है हमारी मेंटल एज डिवाइडेड बाय आवर क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। मेंटल एज क्या होती है? द एज एट विच द इंडिविजुअल इज परफॉर्मिंग इंटेलेक्चुअली। गिवन है सब कुछ। मेंटल एज कितनी? 7.5। एक्चुअल एज कितनी है उसकी? 6 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आफ्टर कैलकुलेशंस it will come out to be 1.25 multiplied by 100, that is equal to 125. So option 1 is the correct option. Next question. Following are the stages of Kohlberg's theory except which one? इनमें से कौन सी stages आपकी कोहलबर्ग की थ्योरी का पार्ट है, कौन सी स्टेज उसका पार्ट नहीं है? सेंसरी मोटर इज नॉट पार्ट ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी। आपको याद होगा ये किसका था? पियाजे। कोहलबर्ग्स के अकॉर्डिंग सबसे पहली स्टेज होती है प्री कन्वेंशनल, नेक्स्ट वन इज कन्वेंशनल एंड थर्ड वन इज पोस्ट कन्वेंशनल। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा तुक्का मार सकते थे, सब में कन्वेंशनल शब्द आ रहा है, सेंसरी मोटर में नहीं आ रहा है। आई एम जस्ट जोकिंग, मतलब पर नहीं किया जा सकता है ऐसा। सो प्री कन्वेंशनल लेवल क्या कहता है? एट दिस स्टेज मेंटल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शंस, punishment and rewards. It includes 2 stages, obedience and punishment. Second one is individualism and exchange. वो कह रहे हैं कि प्री कन्वेंशनल स्टेज वो हमेशा आप कोई काम करेंगे कि नहीं करेंगे, वो एक्शंस पे डिपेंड करता है। अब एक्शंस क्या हो सकते हैं भाई? पनिशमेंट भी मिल सकती है आपको किसी काम की, रिवॉर्ड भी मिल सकता है। तो अगर आप पनिशमेंट और रिवॉर्ड के हिसाब से काम कर रहे हैं, जैसे बच्चे करते हैं, उनको ज्यादातर लोग क्या कहते हैं? नहीं ऐसे मत करो नहीं तो थप्पड़ लगेगा, या वैसे डांट देते हैं, यानी अच्छा नहीं दिखाते उनको, तो यानी आप उन्हें पनिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से। या कोई वो अच्छा काम करते तो कहते हैं वेरी गुड, या उसे टॉफी दे दी, चॉकलेट दे दी, रिवॉर्ड्स दे दिए। जब कोई रिवॉर्ड या पनिशमेंट के डर से काम करे, दैट कम्स अंडर योर प्री कन्वेंशनल स्टेज। नेक्स्ट इज योर कन्वेंशनल स्टेज. At this stage, individuals' moral reasoning is based on societal rules and expectations of others. जहां वो सिर्फ इस हिसाब से काम करते हैं कि मुझे दूसरों की नजरों में अच्छा बन के रहना है। जैसे टीनेजर्स, हम उनसे जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, उन्हें पीट के धमका के या उन्हें गुड दे के, स्टार दे के, चॉकलेट दे के, नो वी कैन नॉट। उनको हमें इन्फ्लुएंस करना होता है, उनको एक एप्रोप्रिएट कंडीशन समझानी पड़ती है कि देखिए ये ठीक है, अगर तुम ऐसा बिहेव करोगे तो सबके लिए अच्छे कहलाओगे, सबके फेवरेट बन जाओगे, सबका लीडर बन जाओगे। तो इस तरीके की चीजें उन्हें लुभाती हैं। So this comes under conventional level that helps in maintaining social order and good interpersonal relationships. Next stage is your post conventional, जो adults में होती है.
At this stage, individual reason based on abstract principles such as justice, human rights, equality. ठीक है, अब वो ये नहीं देखता कि अच्छा मैं सच बोलूंगा तो ही अच्छा बच्चा कहलाऊंगा, नहीं। अब उसे दिख रहा है अगर सच बोलने से किसी का भारी नुकसान हो रहा है तो उन्हें पता है कि क्या ठीक है क्या गलत है, तो उस वक्त वो झूठ भी बोल देंगे क्योंकि उसमें दूसरे की भलाई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्री इंडिपेंडेंस की बात करें तो उस वक्त अगर कोई हमारा बिल्कुल देश प्रेमी हमारे घर पे आकर घुस जाए और बाहर से पुलिस पकड़ने आए, तो सच तो वो आपसे पूछे कि आपके घर के अंदर कोई है, तो सच तो क्या कहेगी कि हाँ है, पर उस वक्त क्या ठीक है, अपने देश प्रेमी की रक्षा करना। तो ऐसे केस में आप क्या कहेंगे एज एन अडल्ट कि नहीं यहाँ कोई नहीं। तो इस तरीके की जो स्टेज है वो क्या कहलाती है, पोस्ट कन्वेंशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसरी मोटर आप जानते हैं, याद रखिएगा जीन पियाजे की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जो रिलेटेड है उसका हिस्सा है, तो सेंसरी मोटर इसके अंदर वैसे भी नहीं आना था। नेक्स्ट वन इज, अब जिन्होंने ज्योग्राफी कभी बचपन में पढ़ी, पक्का पढ़ी होगी, वैसे तो नहीं भी पढ़ी होगी तो इट्स ऑल राइट, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं से समझ आ जाएगा अगर किसी को प्लेटो पठार शब्द का मतलब पता है तो। प्लेटो इन द लर्निंग कर्व इंडिकेट्स वर्किंग कंडीशंस आर फेवरेबल, नो फटीग, टास्क इज सिंपल, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। भाई लर्निंग कर्व है, इंटरेस्ट बन रहा है, सीखते जा रहे हैं सीखते जा रहे हैं सीखते जा रहे हैं, लेकिन एक समय आया जब ऐसे सीखने में कोई बढ़ोतरी नहीं है, प्लेटू बन गया, बल्कि अब डिक्लाइन होना शुरू हो जाए। तो ऐसे एक ही स्तर पर रहना ये कब होता है, जब बच्चा अपना इंटरेस्ट लूज कर दे। वो थकता नहीं है, फटीग मीन्स थकना, टास्क इज वेरी सिंपल, सरल है तो और जल्दी हो जानी चाहिए थी, है ना। सो वर्किंग कंडीशंस आर फेवरेबल, तब भी जल्दी हो जानी चाहिए थी। इट्स जस्ट बिकॉज द स्टूडेंट हैज लॉस्ट इट्स इंटरेस्ट, निरस हो गई है पढ़ाई तब। Next question, learning takes place through a process of need reduction. The learning theory related to the statement is, the answer to this is reinforcement theory. देखो क्या कह रहा है, learning takes place through a process of need reduction. Reinforcement theory में क्या होता है, जो कहती है कि जब किसी जरूरत को पूरा किया जाता है तो लर्निंग होती है, जैसे कि रिवॉर्ड या पनिशमेंट से बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, भाई रीइंफोर्स किया जा रहा है, तुमने काम अच्छा किया लो रिवॉर्ड लो, सो यू आर रीइंफोर्सिंग इट, प्रबल कर रहे हैं आप उस चीज को। इनसाइट थ्योरी तो आपने ऊपर पढ़ी थी कोहलर जी की, जिसमें वो क्या कह रहे हैं कि पूरी सिचुएशन को परसीव करके इंसान सीखता है। सो इट इज नॉट रिलेटेड टू दैट, इट इज लर्निंग इज टेकिंग प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ नीड रिडक्शन, नो ऐसा नहीं है, है ना। तो इनसाइट थ्योरी से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट इज योर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी आप अभी ऊपर पढ़कर आए थे। इट इज रिलेटेड टू रीइंफोर्समेंट एंड बिहेवियर्स बीइंग स्ट्रेंथेंड बाय द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, जिसमें द आइडिया ऑफ नीड रिडक्शन इज नॉट स्पेसिफिकली टाइड टू इट। उसमें नीड रिडक्शन का आइडिया कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है। इट only focuses on reinforcement of desired behavior through consequences. Next is conditional response theory. Conditional response theory में क्या होता है, वो भी ऊपर पढ़ी थी हमने, पावलोव की, जो स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स पर बेस्ड है। तो यानी आपके ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पोस्टुलेटेड द ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। ओके, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड ऑस्बॉर्न जी ने दिया था। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, एक ऐसी टेक्निक होती है जहां पर आइडियाज डेवलप किए जाते हैं थ्रू फ्री फ्लोइंग ग्रुप डिस्कशंस। मतलब वहां कोई भी आंसर गलत या सही नहीं होता, बस आपने क्वेश्चन पूछा, अच्छा आपको क्या लगता है इसमें क्या होगा, और सब लोग अपना आंसर दे रहे होते हैं, और जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करा रहा है वो उन सबको नोट डाउन करा होता है सारे पॉइंट्स को, उसमें से किसी को भी गलत या सही नहीं माना जाता। ये एक तरीका होता है नए नए आइडियाज फाइंड आउट करने का, इससे ज्यादा क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो जितने भी क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते ही करते हैं। सो इट वाज पोस्टुलेटेड बाय एलेक्स एफ ऑसबॉर्न। Okay, next question. The concept of emotional intelligence was given by Peter Salovey and John Mayer. इमोशनल इंटेलिजेंस, भाई इमोशनली कोई कितना इंटेलिजेंट है, दूसरे के इमोशंस को कोई कितना समझने के काबिल है, इसको हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ये आपके पीटर
सेलोवे एंड जॉन मेयर जी ने दी थी 1990 में। अब कई लोग सोचते हैं कि डैन गोलेमैन ने भी तो इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम किया था। हाँ, पर उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस टर्म को कॉइन नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ इसको पॉपुलराइज किया था, आगे और बढ़ावा दिया था। ओरिजिनल प्रपोजर जो है वो आपके पीटर सेल्वोय एंड जॉन मेयर है। टॉलमैन जी आपने ऊपर पढ़ाई था, दे आर हिज वर्क इज रिलेटेड टू लेटेंट लर्निंग एंड कॉग्निटिव मैपिंग, नॉट टू द इमोशनल इंटेलिजेंस। Lewis Terman was known for his work of Stanford Binet Intelligence Scales. इंटेलिजेंस स्केल्स बनाए थे उन्होंने, इंटेलिजेंस नापने के तरीके बनाए थे, इमोशनल इंटेलिजेंस पे उन्होंने काम नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नॉट नेसेसरी फॉर एजुकेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए इनमें से कौन सा आवश्यक नहीं है? बुक्स इन स्मॉल लेटर्स। वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि ऑडियो कैसेट भी उनके काम आएंगी, यानी सुनने के काम आएंगी। ब्रेल लिपि तो उनके लिए होती ही है। अबेकस फॉर टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, गणित पढ़ाने के लिए अबेकस, जो वो अबेकस को टच कर करके मैथमेटिक्स कैलकुलेशन सीखते हैं, ये उनके लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एप्रोप्रिएट ग्रुप ऑफ क्वालिटीज इन रेफरेंस ऑफ अडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स इज। अब देखिए, पढ़ने वाले को सारे ठीक लग रहे होंगे भाई, आइडियल, गुड एडजस्टमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट, इनमें बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट का वो रहता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑब्जर्वेशन, फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, ये देख के तो भाग के लोगों का मन करेगा कि इस पे क्लिक कर, इस पे टिक कर दें। फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, हैबिट ऑफ रेपिटेशन, फिलोसफी, गुड एडजस्टमेंट, फीलिंग ऑफ सोशल सर्विस। लेकिन आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें एंड देन यू विल फाइंड कि इसमें सबसे बढ़िया ऑप्शन ये है। आपने ऊपर एक थ्योरी में भी पढ़ा होगा पियाजे की, जिसमें एडोलेसेंट एज में आप, वहां हमने क्या देखा था कि अब उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ गई है, वो लॉजिकली सोचने लगा है, वो चीजें इमेजिन करने लगा है, फ्यूचर में उसका क्या होगा, फिलोसफिकल बातें करने लगा है। ऐसी चीजें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के अंदर ही तो आती है। रीजनिंग डेवलप हो गई है उसकी, खुद के फैसले लेने में अपने आप को अब सक्षम हो जाता है पहले के कंपैरिजन में। तो ये वाला ऑप्शन सबसे करेक्ट ऑप्शन है। हाँ, आइडियल हर कोई नहीं होता, गुड एडजस्टमेंट हर कोई नहीं कर पाता, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना होती है, लेकिन आपने देखा होगा टीनेजर्स में सबसे ज्यादा दिक्कत इसी से रिलेटेड होती है कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते तो है इस सेंस में देखे तो, लेकिन ज्यादातर लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट होती ही कहाँ है, सब लोग तो पीयर प्रेशर में होते हैं। देन थर्ड इज ऑब्जर्वेशन, हाँ वो ऑब्जर्व करते हैं, ये कोई संज्ञानात्मक गुण नहीं है। विद्रोह की भावना हो सकती है, लेकिन अवलोकन, मतलब ऑब्जर्वेशन, खुद को ऑब्जर्व करना, अवलोकन नहीं होता उनमें, बहुत कम लोगों में, जिनको हमेशा टाइम टू टाइम बड़ों की गाइडेंस मिलती रहती है, रोज जो उनसे पूछा जाए, अवलोकन किया तुमने आज देखा तुमने क्या गलत किया, आज पूरे दिन में क्या सही रहा, ऐसा डेली प्रैक्टिस में आपको ज्यादातर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये संज्ञानात्मक विकास के संकेत नहीं है। आई विल नॉट गो विद दिस। देन इज फिलोसफी, हर कोई बहुत फिलोसफिकल, बहुत ही दर्शन शास्त्र को समझने वाला नहीं होता है। अच्छा समायोजन भी हर कोई नहीं करता, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा कई लोग तो बुली करने में बहुत यकीन करते हैं। देन इज फीलिंग ऑफ सोशल सर्विस, हाँ ये अच्छा गुण है, सामाजिक गुण है, भावनात्मक है, लेकिन जरूरी नहीं है सब में हो। तो इन क्वालिटीज को हम एडोलेसेंट बॉयज और गर्ल्स में जरूरी नहीं है पाए। सो सेकंड ऑप्शन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। नेक्स्ट, हेरिडिटी प्लेज द ग्रेटेस्ट रोल इन दी व्हाट डू यू से फिजिकल ट्रेट, क्योंकि आपने देखा होगा, तभी तो आपने देखा होगा ना, जब वर वधू ढूंढने की बारी आती है तो लोग क्या कहते हैं, कितना लंबा है, कलर कॉम्प्लेक्शन कैसा है उसका, ये सब चीजें क्यों डिस्कस करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके आने वाले बच्चों में भी सेम ट्रेट्स आपको दिखाई दे। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक देश प्रेमी का बच्चा भी देश प्रेमी हो, एक लेक्चरर का बच्चा भी लेक्चरर हो। तो यानी कि आप ऐसा तो कह नहीं सकते कि सामाजिक तौर पर भी वो वैसा ही होगा जैसा उनके माता पिता थे। अगर कोई सामाजिक तौर पर इज्जतदार है तो जरूरी नहीं आने वाले समय में उनकी जनरेशन भी ऐसी आएंगी। हाँ, असर रहता है, पर हेरिडिटरी, आनुवंशिकता से ऐसा नहीं आता। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी बाद में आती है। आध्यात्मिकता इंसान जब धीरे धीरे अपने दिमाग को डेवलप करता है तब आती है, शुरू से ही नहीं होती। कल्चरल डेवलपमेंट, संस्कृति भी वो आसपास से सीखता है, तो जो पैदा होते ही उसके साथ आ जाती है, दैट इज नथिंग बट फिजिकल डेवलपमेंट। अगेन रिपीटेशन ऑफ द क्वेश्चन, ऊपर ये सब क्वेश्चंस एक तरीके से रिपीट हुए हैं अगर आपने देखा हो तो। हु वाज द एक्सपोनेंट ऑफ द मेथड ऑफ इनसाइट लर्निंग, ऊपर पढ़ा था ना, चिंपांजी की किसने की थी स्टडी, इनसाइट लर्निंग वाला एक्सपेरिमेंट किसने किया था, कोहलर जी ने। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन
given by Spearman is one factor theory, that is your G factor theory. G factor theory क्योंकि उन्होंने S factor के बारे में बात नहीं की थी, उन्होंने एक ही factor के बारे में बात की थी, that is G factor. हाँ, G factor यानी सामान्य बुद्धि, जनरल इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने बात की थी. उन्होंने स्पेसिफिक के बारे में बात ही नहीं की, S factor के बारे में उन्होंने बात नहीं की. टू फैक्टर थ्योरी, सो वन फैक्टर थ्योरी वाज गिवन बाय हिम. तो टू फैक्टर थ्योरी आप समझ गए क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एस फैक्टर के बारे में उन्होंने बात नहीं की. थ्री फैक्टर थ्योरी रेमंड कैटल जी ने दी थी, जिन्होंने फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइजेशन इंटेलिजेंस का जिक्र किया था. मल्टी फैक्टर थ्योरी लुइस जी ने दी थी, जिन्होंने इंटेलिजेंस को इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस में बांटा था, जैसे कि कैलकुलेटिव इंटेलिजेंस, स्पेटियल इंटेलिजेंस, म्यूजिकली इंटेलिजेंट, ऐसे कई सारे इंटेलिजेंस की उन्होंने ग्रुपिंग की थी. तो मल्टी फैक्टर थ्योरी किसी और ने दी थी, उनका भी स्पियरमैन जी से कोई लेना देना नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर नीड्स टू क्रिएट एन इंक्लूसिव एनवायरमेंट इन द क्लास. भाई ये क्वेश्चन इंक्लूसिवनेस से रिलेटेड जनरली आ ही जाता है. भाई इंक्लूसिव शब्द, समावेश, जिसमें सब समा जाए, सब आ जाए. तो यहीं से जब अगर आपको शब्द का अर्थ पता है तो आप आंसर बड़ी आसानी से बता सकते हैं. आई थिंक जहां भी स्पेशल चिल्ड्रन आ जाए, इंक्लूसिव शब्द आ जाए, या तो समझ जाइएगा आंसर वही है, क्योंकि आप समावेश कर रहे हैं. जितने भी स्पेशल चिल्ड्रन है उन तभी तो उनके लिए अलग स्कूल नहीं खोले जा रहे, अब उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग ली जा रही है. बीएड अलग तरीके की है, स्पेशलाइज्ड है अलग से. तो इसी ये किस लिए है, ताकि उनको अलग फील ना हो कि पता नहीं हमें ऐसा क्या कम था जो हमारे लिए चीजें अलग है. तो इसीलिए उनका समावेशन किया गया है, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट उनके लिए तैयार किया गया है. जब इंक्लूड ही करना है तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, स्पेशल चिल्ड्रन शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम एजुकेशनल एक्टिविटीज, दूर थोड़ी ना रखना है उनको. सो दिस इज रॉन्ग. स्पेशल चिल्ड्रन शुड बी कंसिडर्ड एज इंफीरियर टू द नॉर्मल चिल्ड्रन, नहीं, यही तो नहीं करना. स्पेशल चिल्ड्रन शुड बी लुक डाउन अपॉन, ये तो मतलब ही सेम है. सो ओनली वी नो वेरी क्लियरली दैट सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स व्यापक शब्द का क्या मतलब है. कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन जो है वो सिर्फ सब्जेक्ट्स को इंक्लूड नहीं करती, वो फील्ड एक्टिविटीज को भी इंक्लूड करती है. फिजिकल एक्टिविटीज, हाउ यू आल्सो, इट आल्सो इंक्लूड हाउ यू रिएक्ट इमोशनली, योर सोशल डेवलपमेंट आल्सो. सो दैट्स द पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव. ओवरऑल डेवलपमेंट देखता है एक तरीके से. So the answer will be this, by evaluating the development of educational and co-educational field, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ educational field, सिर्फ शिक्षा नहीं, और भी चीजें चाहिए होती हैं. Next question, anything can be taught at any stage of development, expressed by whom. ऐसा कहा था ब्रूनर जी ने. कुछ भी किसी भी विकास स्तर पर सिखाया जा सकता है, ऐसा कहने वाले जेरोम ब्रूनर जी थे, जो कि कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग में यकीन रखते थे. उनका मानना था कि यदि सामग्री को उपयुक्त तरीके से प्रस्तुत किया जाए तो किसी भी विकासात्मक स्तर पर बच्चे जटिल विचारों को सीख सकते हैं. ब्रूनर ने स्कैफोल्डिंग यानी कि सहायता देने वाली संरचना का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था, जिसमें शिक्षक छात्रों को जटिल अवधारणाओं को समझने में समर्थन प्रदान करते हैं. बाकी जो लोग हैं, जैसे कि अगर मैं बेल की बात करूं, तो इनका तो ये मीनिंगफुल लर्निंग में यकीन करते थे, यानी इनका ध्यान तो इस बात पर केंद्रित था कि विद्यार्थी अपनी पूर्व जानकारी पर नया ज्ञान जोड़ते हैं. हालांकि उन्होंने यह नहीं कहा कि कुछ भी और किसी भी स्तर पर किया जा सकता है. यानी पियाजे के बारे में तो आप पहले डिस्कस कर चुके हैं. वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में ज्यादा बात करते हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन, अगर आपको याद हो तो ये सारी स्टेजेस थी उनकी. देन इज रॉबर्ट गैने. इन्होंने शिक्षण डिजाइन और शिक्षण की 9 घटनाओं पर कार्य किया था, लेकिन उन्होंने इस तरीके का कोई दावा नहीं किया था कि विकास किसी भी स्तर पर किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who experimented on cat with reference to trial and error theory of learning. देखिए, थ्योरी ऑफ लर्निंग के आप पहले भी कुछ चीजें पढ़कर आए हैं. ट्रायल एंड एरर, ये जो पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, गुइलफोर्ड, ये नाम पहले भी सुन चुके हैं आप. पावलोव तो बिल्कुल रट ही गया होगा, सैल्वेशन से रिलेटेड, जिसमें कुत्ते की ट्रेनिंग की गई थी कि बेल बजाई, खाना रखा और वो सैल्वेट करता है. फिर उसके बाद वो खाना नहीं भी रखते तो सिर्फ बेल बजाने से ही वो सैल्वेट करता है. स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स आपका जो था. स्किनर जी, अगर आपको याद हो तो वो हमेशा पक्षियों पर या फिर चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया करते थे.
और वो रीइंफोर्समेंट थ्योरी पर काम ज्यादा करते थे. देन इज थॉर्नडाइक. यस, थॉर्नडाइक इज द करेक्ट ऑप्शन. वो कैट्स पर काम करते थे. थॉर्नडाइक जी ने बिल्लियों को एक पजल बॉक्स में बंद किया था. बॉक्स में एक फूड रखा था, खाने का इनाम, रिवॉर्ड था एक तरीके का. वो जो केवल एक विशेष तरीके से, यानी एक लीवर था, उसी से खोला जा सकता था. तो उनका मोटिव क्या था कि ये देखना कि क्या बिल्ली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है. तो थॉर्नडाइक ने कई बार बिल्लियों को इस पजल बॉक्स में बंद किया. शुरू शुरू में तो बिल्लियां खाने तक पहुंचने के लिए प्रयास ही नहीं करती थी. वे बॉक्स के अंदर इधर उधर भागती रहती, बस उससे बाहर निकलने के लिए. तुक्के से, संयोगवश कुछ सही कार्य करती थी, जैसे लीवर गलती से दब गया, जिससे बॉक्स खुल जाता था. रिजल्ट क्या था? बार बार प्रयास करने के बाद बिल्लियां लीवर दबाने के तरीके को पहचानने लगी. तो जैसे जैसे टाइम बीता, उनका व्यवहार अधिक अधिक पहले से बेटर हो गया. वो कुशल हो गई. उन्होंने कार्य जल्दी और अधिक सटीकता से करना शुरू कर दिया. तो इसी को उन्होंने क्या बोला? ट्रायल एंड एरर लो, या फिर यूं कह लीजिए इसी को आप लॉ ऑफ इफेक्ट भी बोल सकते हैं. इसका जिक्र ऊपर भी हुआ था. तो ये काम किसने किया था? थॉर्नडाइक जी ने किया था. एंड गिलफोर्ड जी ने क्या किया था? उन्होंने बुद्धिमत्ता और समस्या सुलझाने पर काम किया था. तो उनका इससे कोई लेना देना नहीं था. वो आईक्यू लेवल पर काम कर रहे थे. तो इन्होंने रीइंफोर्समेंट पर किया था, इन्होंने आईक्यू पे किया था. द ऑप्शन इज थॉर्नडाइक. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग is not a projective method of personality measurement. So इनमें से कौन सा प्रोजेक्टिव मेथड पर्सनैलिटी मेजरमेंट के लिए यूज नहीं होता? सो इट इज केस स्टडी. देखिए, प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या होती है? वो ऐसे मेथड होते हैं जिसमें हम किसी की पर्सनैलिटी को एसेस करते हैं. So where an individual is presented with ambiguous stimuli and their responses are analyzed to reveal underlying thoughts, feelings or desired. उनकी छुपी हुई thoughts, उनकी feelings, उनके desires को जो जाहिर करें, ऐसी techniques होती हैं. So these are projective techniques or projective hypothesis which suggest that people project their unconscious thoughts and feelings onto ambiguous stimuli. तो जो बाकी टेक्निक्स है वो इससे रिलेटेड है. क्यों? क्योंकि जो आपकी एसोसिएटिव टेक्निक है, अगर हम पहली टेक्निक की बात करें, तो इस टेक्निक में क्या होता है कि इंसान को एक वर्ड दिया जाता है और उसी के बारे में रिस्पॉन्स देने के लिए बोला जाता है कि इस वर्ड के बारे में आप फटाक से कुछ बोलिए बिना उसको समय दिए. कंस्ट्रक्शन टेक्निक दूसरा है ऑप्शन. उसमें क्या है कि कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला जाता है, यानी एक इमेज दी जाती है या कोई सिचुएशन दी जाती है जिसके बेस पर उसको एक स्टोरी बनाने के लिए बोला जाता है. जैसे आपने देखा होगा कि थीमेटिक जो टेस्ट होते हैं, जैसे आर्मी वाले लेते हैं कि इमेज कंप्लीशन का टेस्ट, उससे स्टोरी बनाइए, एक इमेज दे देते हैं, तो उससे भी आपके जो अनकॉन्शियस माइंड है उसकी स्टडी की जाती है. केस स्टडी ऐसा कुछ नहीं होता. केस स्टडी में क्या होता है कि किसी का भी एनालिसिस किया जाता है, एक सिचुएशन का, एक पर्टिकुलर इंसान का भी हो सकता है, उसी पे गहरी स्टडी की जाती है, गहरा अध्ययन किया जाता है. तो केस स्टडी कोई अनकॉन्शियस माइंड को रिवील नहीं कर रहा होता. देन इज कंप्लीशन टेक्निक. इसमें भी आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाता है और उसको कंप्लीट करने के लिए बोला जाता है. यहाँ से भी आपकी साइकोलॉजी के, पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है. लेट्स रैप अप. दैट्स ऑल. ये आपके 30 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं related to child development and pedagogy. So that's all for today. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करें. मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ हूँ. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर HTET एग्जाम एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.